प्यारे बच्चों नमस्कार। मेरा नाम है विनीत कुमार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल RWS सिविल सर्विसेज पर। उम्मीद है आप पूरी तरह से स्वस्थ होंगे, ऊर्जावान होंगे, आशावान होंगे और ख़ुद को बलवान महसूस कर रहे होंगे एम लक्ष्मीकांत की पॉलिटी को पढ़ने के लिए। आज हमारी तीसरी कक्षा है और आज हम पढ़ने वाले हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था को। आप सभी जानते हैं कि हमारी पॉलिटी की यानी भारतीय राज्य व्यवस्था की कक्षाएं चल रही हैं और ये पॉलिटी हम पढ़ रहे हैं एम लक्ष्मीकांत बुक के आधार पर। यानी एम लक्ष्मीकांत बुक में जो भारतीय राज्य व्यवस्था दी गई है सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए, उसको हम पढ़ रहे हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था यानी डेमोक्रेटिक सिस्टम। आप सभी जानते हैं कि भारत एक लोकतंत्र है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि भारत संप्रभु समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणतंत्र है। यानी हमारी जो राष्ट्रीय पहचान है, हमारी जो संवैधानिक पहचान है, उसका हिस्सा है कि हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था हैं। इसके अलावा हमारा जो पूरा संविधान है वो लोकतांत्रिक मूल्यों, लोकतांत्रिक सिद्धांतों और लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थापना करता है, उनकी घोषणा करता है। तो हमारे लिए जानना बेहद ज़रूरी है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था होती क्या है, ये विकसित कैसे हुई, ये भारत में कैसे विकसित हुई, ये दुनिया में कैसे विकसित हुई, इसके विभिन्न घटक कौन कौन से हैं और वो कहाँ कहाँ से किस किस तरह से विकसित हुए। शांतिपूर्ण मांग की गई तब वो विकसित हुए या उसके लिए रक्त रंजित क्रांतियां करनी पड़ी उसके बाद वो विकसित हुए। तो यही सब एस्पेक्ट जो हैं हम पढ़ने वाले हैं इस क्लास में। आज हमारी तीसरी कक्षा है। इससे पहले कि मैं क्लास में आगे बढ़ूं और हम लोकतांत्रिक व्यवस्था पढ़ें, आप में से कई बच्चों का एक प्रश्न रहा है कि वो PDF कहाँ से डाउनलोड करें। यानी हमारी जो क्लास चलती हैं उसके जो यहाँ पे PDF अवेलेबल होती है वो कहाँ से डाउनलोड करें। तो मैं आपको पहले वो बता देता हूँ उन बच्चों को जिनको नहीं पता है। PDF यहाँ पर मिलेगी। सबसे पहले तो आपको रोजगार विद अंकित RWA मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना होगा। आप में से काफ़ी बच्चों ने इस ऐप को डाउनलोड पहले ही कर रखा होगा। उसके बाद आपको रजिस्टर करना होगा। जो नए बच्चे हैं और जो रजिस्टर कर चुके हैं उनको लॉगिन करना होगा। तो जैसे ही आप लॉगिन करोगे इस मोबाइल एप्लीकेशन में तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा और इसमें यहाँ पर लिखा होगा PDF क्लास नोट्स। PDF क्लास नोट्स, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद ये वाला इंटरफेस आपके सामने आएगा। इस इंटरफेस में RWA के जितने भी YouTube चैनल्स हैं उन सभी के नाम आपको दिखाई देंगे। तो आपका ये जो चैनल है RWA सिविल सर्विसेज, उसको आपको पहचानना है और उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे ये RWA सिविल सर्विसेज चैनल दिख रहा है, यहाँ पे आपको व्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। इस इंटरफेस को आपको स्क्रॉल करना है तो इसमें आपको RO की क्लासेस नज़र आएंगी और सबसे नीचे पॉलिटी की क्लासेस नज़र आएंगी। यहाँ पे एम लक्ष्मीकांत नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है पॉलिटी UPPCS, UPSC, MPPCS, BPSC, UKPSC, RAS, HCS। तो यहाँ पे आपको व्यू कोर्स पे क्लिक करना है। जैसे ही आप व्यू कोर्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा और इस इंटरफेस में आपको दिख जाएगा क्लास 1 की PDF, क्लास 2 की PDF और यहीं पे आज की क्लास की PDF डाल दी जाएगी क्लास ख़त्म होने के बाद। तो आप यहाँ से जो है क्लिक करके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद है बच्चों को पता चल गया होगा कि उनको PDF कहाँ से डाउनलोड करनी है। क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है, जो यहाँ पे स्लाइड्स बनती हैं, उसकी PDF। ठीक है बच्चों, तो अब आगे बढ़ते हैं, अपना लोकतांत्रिक व्यवस्था को पढ़ने समझने की कोशिश करते हैं। काफ़ी बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिव्यांशी सागर, तान्या यादव, प्राची चौधरी, लोकेश, रूबी पांडे, मानसी कुमार, शिवाय,
बच्चों आप सभी का स्वागत है। जेफ बेजोस के नाम से भी एक बच्चा है, यानी अमेज़ोन के संस्थापक जेफ बेजोस भी यहाँ पे मौजूद हैं हमारी क्लास में, तो बड़ी गौरव की बात है हमारे लिए। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था। देखिए लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र एक राजनीतिक व्यवस्था है। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रचलित है, हम लोगों ने उसको अपनाया है, स्थापित किया है। हम लोग चुनाव में वोट डालते हैं, आजकल लोकसभा के चुनाव भी चल रहे हैं, आप लोग उनमें भागीदारी भी कर रहे होंगे तमाम तरह से। तो लोकतंत्र एक व्यवस्था है जो हमने अपनाई है। लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जो अनेक अन्य देशों ने भी अपनाई है। 100 से भी अधिक देश ऐसे हैं जो ये दावा करते हैं कि उनके यहाँ जो व्यवस्था है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था है। ठीक है, लेकिन सभी के यहाँ जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो अलग अलग तरह की है। लोकतंत्र के विभिन्न रूप, विभिन्न फॉर्म्स प्रचलित हैं पूरी दुनिया में, अलग अलग देशों में, अलग अलग विशेषताओं वाले। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी राजनीतिक व्यवस्थाएं भी हैं जो अलोकतांत्रिक हैं, जिनके कुछ दूसरे नाम हैं, जिनकी कुछ दूसरी विशेषताएं हैं। यानी अगर हम पूरी दुनिया में जो राजनीतिक व्यवस्थाएं प्रचलित हैं उन सभी को देखें तो हम उनको दो भागों में बांट सकते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं और अलोकतांत्रिक व्यवस्थाएं। ठीक है बच्चों, तो हम तमाम तरह की राजनीतिक व्यवस्थाओं की आज कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, क्योंकि लोकतंत्र को समझने के लिए जरूरी है कि अलोकतांत्रिक व्यवस्था को थोड़ा समझा जाए, थोड़ा उसकी कहानी को पहचाना जाए, देखा जाए कि अलोकतांत्रिक व्यवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, किस किस देश में वे प्रचलित हैं। तभी हम उनसे डिफरेंशिएट करके लोकतंत्र की जो फीचर्स हैं, लोकतंत्र के जो गुण हैं, और उनको पहचान पाएंगे, उनका महत्व समझ पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये आपके सामने एक फ्लो चार्ट है, इसमें राजनीतिक व्यवस्थाएं यानी पॉलिटिकल सिस्टम्स, दुनिया के जो पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में एप्लीकेबल हैं, उनको दो भागों में बांटा जाता है आमतौर पर, सामान्यतः लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं और अलोकतांत्रिक व्यवस्थाएं। देखिए लोकतंत्र जो है वो कोई गणित नहीं होता, मैथमेटिक्स नहीं होता, ये पॉलिटिकल साइंस है। ये काफ़ी कुछ जो है सब्जेक्टिव चीज़ें हैं, व्यक्तिनिष्ठ चीज़ें। 2 और 2 4 ही होते हैं, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। लेकिन लोकतंत्र की जो परिभाषा है वो कोई एक परिभाषा नहीं है जो पूरी दुनिया में मान्य हो। लोकतंत्र की परिभाषा हर व्यक्ति अलग अलग देता है, हर देश में लोकतंत्र की परिभाषा अलग मानी जाती है। हर देश ने अपने अपने लोकतंत्र की परिभाषा के हिसाब से अपना अपना पॉलिटिकल सिस्टम यानी राजनीतिक व्यवस्था को स्थापित किया है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं अगर हम देखें तो इनको दो भागों में बांटा जा सकता है, उदारवादी लोकतंत्र यानी लिबरल डेमोक्रेसी, उदारवादी लोकतंत्र यानी लिबरल डेमोक्रेसी, और दूसरा है प्रबंधित लोकतंत्र यानी कि मैनेज्ड डेमोक्रेसी। प्रबंधित लोकतंत्र यानी मैनेज्ड डेमोक्रेसी। उदारवादी लोकतंत्र वो होता है जिसमें लिबरलिज्म यानी उदारवाद के गुण होते हैं, जैसे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन, चुनावों का होना, नागरिकों के कुछ मूलभूत अधिकार होना, शक्तियों का विकेंद्रीकरण होना, कानून का शासन होना, मीडिया का फ्री होना, स्वतंत्र मीडिया होना,
आदि आदि। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। प्रबंधित लोकतंत्र वे होते हैं जहां पे जो पावरफुल व्यक्ति होता है किसी देश में, या कोई पॉलिटिकल पार्टी होती है पावरफुल, या कोई अदर इंस्टीट्यूशन जैसे कि मिलिट्री वगैरह पावरफुल होती है, तो वो लोकतंत्र को मैनेज करके चलती है। मैनेज करके यानी प्रबंधित करके चलती है। यानी चुनाव अगर हो रहे हैं तो चुनाव को भी वो प्रबंधित करते हैं कि कौन चुनाव लड़ेगा, कौन वोट डालेगा, ठीक है ना, चुनाव का अंतिम परिणाम क्या होगा, चुनाव की रिपोर्टिंग मीडिया कैसे करेगा, इन सब बातों को मैनेज किया जाता है, प्रबंधित किया जाता है। तो आज के टाइम में दुनिया में काफ़ी ऐसे देश हैं जहां पे लोकतंत्र के विभिन्न घटकों को प्रबंधित किया जा रहा है, मैनेज किया जा रहा है, और वहीं से शब्द निकल के आया है मैनेज्ड डेमोक्रेसी, यानी कि प्रबंधित लोकतंत्र। अगर हम उदारवादी लोकतंत्र की बात करें तो यह दो तरह का होता है। उदारवादी लोकतंत्र दो तरह का होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र मतलब डायरेक्ट डेमोक्रेसी, और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र मतलब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो होता है यानी डायरेक्ट डेमोक्रेसी, उसमें जनता जो होती है यानी जो नागरिक होते हैं वो निर्णय लेने की प्रक्रिया में, नीति निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी करते हैं। इंटरमीडिएटरी वहां नहीं होते, वहां पे कोई मध्यस्थ नहीं होता। निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में सीधे नागरिक जो है वो भागीदारी करते हैं, तो उसको बोला जाता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब आप सोच सकते हैं कि अगर सभी नागरिक किसी देश के नीति निर्माण में या निर्णय लेने में भागीदारी कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है बहुत बड़ा देश जैसे कि भारत या चीन, ऐसे देशों में तो ये संभव नहीं है कि हर नागरिक पार्टिसिपेट कर सके। तो इस तरह का जो लोकतंत्र है वो छोटे देशों में ही संभव है, और ख़ास तौर पे ऐसे देशों में जहाँ की जनसंख्या जो है, जहाँ की जनता जो है वो काफ़ी पढ़ी लिखी है, अवेयर है, जागरूक है और पॉलिटिकली एक्टिव है। तो ये जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है, ये स्विट्जरलैंड इसके लिए फेमस है, और भी कई देशों में ये एक्सपेरिमेंट किया जाता है, लेकिन स्विट्जरलैंड जो एक यूरोप का छोटा सा देश है वहाँ पे ये फेमस है, और इसके एग्जाम्पल के रूप में स्विट्जरलैंड को कोट किया जाता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र। उदारवादी लोकतंत्र यानी लिबरल डेमोक्रेसी का जो दूसरा प्रकार है वो है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, यानी कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में जो नागरिक होते हैं देश के, वो सीधे सीधे निर्णय लेने की प्रक्रिया में या नीति निर्माण की प्रक्रिया में भागीदारी नहीं करते। वो भागीदारी करते हैं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं और अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से करते हैं। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का ही रूप होता है प्रतिनिधि लोकतंत्र, यानी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, प्रतिनिधि लोकतंत्र यानी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इस लोकतंत्र को अप्रत्यक्ष इसीलिए कहा गया कि नागरिक जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से भागीदारी करते हैं नीति निर्माण में, निर्णय लेने की प्रक्रिया में, अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से, जन प्रतिनिधियों के माध्यम से। तो इसको बोला गया प्रतिनिधि लोकतंत्र। प्रतिनिधि लोकतंत्र जो है वो काफी ज्यादा देशों में प्रचलित है। अमेरिका में है, यूनाइटेड किंगडम में है, फ्रांस में है, जापान में है, ऑस्ट्रेलिया में है, कनाडा में है। बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पे लिबरल डेमोक्रेसी है, वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो है वो प्रचलित है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के दो प्रकार होते हैं। अध्यक्षीय लोकतंत्र यानी प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी। अध्यक्षीय लोकतंत्र यानी प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी। और दूसरा होता है संसदीय लोकतंत्र यानी कि पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। संसदीय लोकतंत्र और अध्यक्षीय लोकतंत्र, ये दो रूप हैं प्रतिनिधि लोकतंत्र के यानी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के।
अब आप देख सकते हैं कि अध्यक्षीय लोकतंत्र किस किस देश में प्रचलित है। इसका सबसे जो प्रसिद्ध एग्जाम्पल है वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी यूएसए। यूएसए में अध्यक्षीय लोकतंत्र प्रचलित है। संसदीय लोकतंत्र कहाँ कहाँ प्रचलित है, इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल यूनाइटेड किंगडम हो सकता है। उसी देश में ये इवोल्व हुआ है, यानी कि क्रमिक रूप से विकसित हुआ है। ठीक है बच्चों, तो यहां पे हमने देखा कि ये अध्यक्षीय लोकतंत्र हो गया, संसदीय लोकतंत्र हो गया। अब आप मुझे बताइए कि भारत में भी लोकतंत्र है, तो भारत का लोकतंत्र इस चार्ट में कहां फिट होता है? कौन सी ऐसी व्यवस्था है जो भारत में प्रचलित है? आप उत्तर करके बताइए, मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूं। रिंकू, मंजू, रूबी, नूर हसन रेगुलरली हमारी क्लास अटेंड कर रहे हैं। गुड इवनिंग। रूबी पांडे, शिफा नाज, आकाश कुमार। मैंने आपसे प्रश्न पूछा है कि भारत में किस तरह का लोकतंत्र प्रचलित है। ये जो लोकतंत्र के नाम और उसके प्रकार, उसके टाइप आपके सामने लिखे हुए हैं, तो आपको मैसेज में ये बताना है कमेंट में कि भारत में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो कहां पे आएगी, बताइए। भारत में लिबरल डेमोक्रेसी है, ये बात सही है, उदारवादी लोकतंत्र है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, ये भी सही है। संसदीय लोकतंत्र है, ये भी सही है। कई बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, वेरी गुड। ऐसे ही फोकस से पढ़ना है बच्चों, बहुत मेहनत करनी है, सेलेक्ट होना है, सिविल सेवक बनना है। जो मेहनत करेगा वो निश्चित रूप से सही दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा। संसदीय लोकतंत्र, एक बच्चे ने बताया, मैं उसका नाम नहीं पढ़ पाया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है बच्चों, भारत का जो लोकतंत्र है, भारत में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो उदारवादी लोकतंत्र है, यानी लिबरल डेमोक्रेसी है। उसके बाद वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, यानी वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। उसके बाद वो प्रतिनिधि लोकतंत्र है, यानी कि वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। और उसके बाद वो संसदीय लोकतंत्र है, यानी कि पार्लियामेंटेरी डेमोक्रेसी है। तो आपको क्लियर हो गया कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं जो हैं वो सामान्यतः कितने प्रकार की होती हैं और भारत की जो व्यवस्था है वो कैसी है, अमेरिका की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो कैसी है। ठीक है बच्चों, अब प्रबंधित लोकतंत्र को देख लेते हैं। ये भी लोकतंत्र का एक प्रकार है। कहा जाता है जिन देशों में ये व्यवस्था होती है वो भी दावा करते हैं कि हमारे यहाँ भी लोकतंत्र है। तो अब प्रबंधित लोकतंत्र को देख लेते हैं। प्रबंधित लोकतंत्र को 3 भागों में बांटा है मैंने, आपके समझने के हिसाब से आप अच्छे से समझ जाओ इसलिए। एक है समाजवादी लोकतंत्र, यानी सोशलिस्ट डेमोक्रेसी, सोशलिस्ट डेमोक्रेसी। एक है धार्मिक लोकतंत्र, रिलीजियस डेमोक्रेसी, रिलीजियस डेमोक्रेसी। एक हो गया सैन्यवादी लोकतंत्र, यानी मिलिट्री डेमोक्रेसी, ऐसी डेमोक्रेसी जिसको मैनेज करती है वहां की मिलिट्री। अगर समाजवादी लोकतंत्र की बात करें कि ये क्या होता है, इसमें 2 चीजों को मिलाकर ये राजनीतिक व्यवस्था बनाई जाती है। समाजवाद की कुछ फीचर्स हैं उनको मिलाकर, और लोकतंत्र की कुछ फीचर्स हैं उनको मिलाकर ये व्यवस्था बनाई जाती है। और समाजवाद की कौन सी फीचर है, वो है सर्वहारा की तानाशाही। समाजवाद का जो सिद्धांत है वो समाज को 2 वर्गों में बांटता है, एक बुजुर्गा वर्ग और एक सर्वहारा वर्ग। समाजवाद का सिद्धांत या साम्यवाद का सिद्धांत आमतौर पर बोले अगर, तो वो कहता है कि बुजुर्गा वर्ग शोषण करता है सर्वहारा का, और सर्वहारा को अगर अपने शोषण से मुक्त होना है तो उसे एक ऐसा स्टेट सिस्टम स्थापित करना होगा जिसमें सर्वहारा की तानाशाही की स्थिति चलेगी कुछ समय तक।
तो इसी कॉन्सेप्ट को डेमोक्रेसी के साथ ये लोग मिक्स करके मिला जुला के जो एक डेमोक्रेसी का टाइप क्रिएट करते हैं उसको बोला जाता है समाजवादी लोकतंत्र। समाजवादी राज्य क्या होता है ये हम आने वाले कुछ दिनों में एक कक्षा इसी को डेडिकेट करके पढ़ाई करने वाले हैं। इस पर समाजवादी लोकतंत्र के उदाहरण कौन से हैं? जैसे चीन, वर्तमान जो चीन है वहां पे साम्यवादी शासन है या कह सकते हैं कि समाजवादी शासन है। चीन की सरकार बोलती है कि वहां पे चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स वाली सोशलिस्ट डेमोक्रेसी है, यानी समाजवादी लोकतंत्र है जो चाइना की विशेषताओं वाला है। इसके अलावा सोवियत संघ हुआ करता था, आप जानते होंगे शायद, 1922 से लेकर 1991 तक सोवियत संघ होता था। 1922 से लेकर 1991 तक, उसके बाद वो विखंडित हो गया था। तो वहां पर भी समाजवादी लोकतंत्र प्रचलित था, यानी सोशलिस्ट डेमोक्रेसी। ये मैनेज्ड डेमोक्रेसी है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी चीज़ें मैनेज करी जाती हैं। बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होती, एक ही पॉलिटिकल पार्टी होती है, कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर भी बहुत ज़्यादा डेमोक्रेसी नहीं होती, कुछ ही लीडर होते हैं, कई बार तो एक ही लीडर होता है। मीडिया जो है वो फ्री नहीं होता, उसको कंट्रोल किया जाता है। चुनाव जो है फ्री फेयर नहीं होते, उनको मैनेज किया जाता है। तो ये मैनेज्ड डेमोक्रेसी के अंडर आया। मैनेज्ड डेमोक्रेसी का जो दूसरा प्रकार है वो है धार्मिक लोकतंत्र, रिलीजियस डेमोक्रेसी। यहां पे दो तरह के कॉन्सेप्ट को मिला के सिस्टम बनाया जाता है। धर्म विशेष को लिया और डेमोक्रेसी को लिया और उन दोनों को मिला दिया, तो उससे जो व्यवस्था बनी उसको बोला गया धार्मिक लोकतंत्र। इसके एग्जाम्पल हैं ईरान, पाकिस्तान और इजराइल। ईरान जो है खुद को बोलता है इस्लामिक गणराज्य, पाकिस्तान भी खुद को बोलता है इस्लामिक गणराज्य। दोनों के पॉलिटिकल सिस्टम में काफ़ी डिफरेंस है, काफ़ी अंतर है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों ही अपने पॉलिटिकल सिस्टम में इस्लाम धर्म की मान्यताओं, विश्वासों को काफ़ी महत्व देते हैं और उसके हिसाब से डेमोक्रेसी के जो प्रिंसिपल्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, सिस्टम्स हैं, उनको मॉडिफाई करके इम्प्लीमेंट करते हैं। इसी तरह इजराइल है, इजराइल में धर्म दूसरा है, वहाँ पे यहूदी धर्म है। तो इजराइल खुद को जेविश स्टेट घोषित करता है, यानी यहूदी राज्य, और वहाँ पे लोकतंत्र और यहूदी धर्म की फीचर्स को मिला के सिस्टम बनाया गया है। तो ईरान, पाकिस्तान और इजराइल, इन तीनों देशों की स्थिति ऐसी है, और भी ऐसे कई देश हैं, हम सिर्फ 3 उदाहरणों की चर्चा करेंगे। इन 3 देशों की स्थिति ऐसी है कि यहाँ पे एक धर्म विशेष की विशेषताओं, मान्यताओं, परंपराओं को लेकर और लोकतंत्र की फीचर को लेकर मिला के ऐसा सिस्टम बनाया गया है जिसके अंतर्गत धर्म के माध्यम से लोकतंत्र को प्रबंधित किया जाता है, यानी डेमोक्रेसी को मैनेज किया जाता है धर्म के आधार पर। और यहाँ पर भी बात वही है कि जैसे ईरान है, ईरान में चुनाव होते हैं, लेकिन कौन वोट डालेगा ये डिसाइड करते हैं वहाँ के सुप्रीम लीडर, जो अनइलेक्टेड हैं, जो आजीवन अपने पद पर रहते हैं। वो वहाँ के राष्ट्रपति से भी ऊपर हैं। कौन राष्ट्रपति पद का चुनाव करेगा ये भी सुप्रीम लीडर ही डिसाइड करते हैं। कुछ ही लोग होते हैं जिनको राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने दिया जाता है ईरान में, और उनमें से एक कैंडिडेट को ही ऐसे दिखाया जाता है कि ये जो है सुप्रीम लीडर का सपोर्ट है इसको, और अंतिम परिणाम जो चुनाव का आता है वो उसी कैंडिडेट के फेवर में आता है। यानी वहाँ के जो सुप्रीम लीडर हैं, सर्वोच्च नेता, वो वहाँ के संविधान से भी ऊपर हैं, वहाँ के चुनावों से भी ऊपर हैं, वहाँ की न्यायपालिका से भी ऊपर हैं। तो उन्होंने ऐसा ही सिस्टम बनाया है। पाकिस्तान में भी धर्म का काफी महत्व है वहाँ की राजनीति में। आपने देखा कि धार्मिक लोकतंत्र हो गया प्रबंधित लोकतंत्र का एक रूप। एक और रूप है प्रबंधित लोकतंत्र का, वो है सैन्यवादी लोकतंत्र।
सैन्यवादी लोकतंत्र हम देख सकते हैं हमारे पड़ोसी देश म्यांमार में देख सकते हैं, पाकिस्तान में भी इसका एक रूप प्रचलित है। बेसिकली पाकिस्तान जो है वो धार्मिक आधार पर भी एक लोकतंत्र है और सैन्यवादी लोकतंत्र भी है। यानी पाकिस्तान में तीन चीज मिलकर पॉलिटिकल सिस्टम बना है। एक तो सेना, सेना के हित, सेना का कार्य करने का तरीका और सेना की राजनीतिक भूमिका। दूसरा इस्लाम धर्म का केंद्रीय रोल, इस्लाम धर्म की केंद्रीय भूमिका। और तीसरा है लोकतंत्र के कुछ सिद्धांत और व्यवहार। इन तीनों को मिलाकर पाकिस्तान में एक घालमेल तैयार करा गया है और उसके बेस पे वहां पे पॉलिटिकल सिस्टम चलता है। तो सैन्यवादी लोकतंत्र में अगर हम देखें तो यहां पे आ जाएगा पाकिस्तान और म्यांमार। म्यांमार में एक डेमोक्रेटिक लीडर हैं आंग सान सू की, उनसे आप परिचित होंगे। उनका स्ट्रगल चलता रहता है वहाँ की मिलिट्री लीडरशिप के साथ। कभी वो जेल में रहती हैं काफ़ी लंबे समय तक, फिर उनको छोड़ दिया जाता है, फिर चुनाव होते हैं, चुनाव को मैनेज किया जाता है मिलिट्री के द्वारा। फिर जब मिलिट्री चुनाव को थोड़ा सा फ्री फ्लो छोड़ती है तो फिर आंग सान सू की जो है एक बहुत बड़ी नेता के रूप में उभरती हैं। उसके बाद उनकी लोकप्रियता से घबराकर म्यांमार की मिलिट्री उनको दोबारा अरेस्ट कर लेती है और जेल में डाल देती है। और आज की स्थिति है कि वहां पे फिर से सैनिक शासन लागू है म्यांमार में। तो आपने देखा कि उदारवादी लोकतंत्र कौन कौन से हैं, प्रबंधित यानी मैनेज्ड डेमोक्रेसीज कौन कौन सी हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अलोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की। काफ़ी सारी अलोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं जो समय समय पर विभिन्न देशों में प्रचलित रही हैं, आज भी प्रचलित हैं। इनमें सबसे पहले चर्चा करते हैं फांसीवादी व्यवस्था की। फांसीवाद शब्द इटली से आया, इटली से। फांसीवादी नेता कौन थे? इटली के फांसीवादी नेता कौन थे? कौन बताएगा मुझे? काफ़ी बच्चे हमारे साथ काफ़ी एक्टिवली जुड़े हुए हैं, काफ़ी कमेंट्स कर रहे हैं और मैं जानना चाहता हूं कि इटली का प्रसिद्ध या कि कहें कि इनफेमस लीडर कौन था, फांसीवादी लीडर? आप बताएंगे? शिवी चौधरी, निकिता ठाकुर, सुमित यादव। सुमित यादव अफगानिस्तान के बारे में कुछ पूछ रहे हैं। अफगानिस्तान की बात करेंगे हम आज की क्लास में, हम अफगानिस्तान की बात करेंगे, आप थोड़ा सा वेट कीजिए। अफगानिस्तान की बात अगर अभी करें तो अफगानिस्तान में तालिबान का शासन है और तालिबान का शासन तो लोकतंत्र से काफ़ी दूर है। और ये विष्णु जी ने मुसोलिनी बोला, वेरी गुड वेरी गुड विष्णु जी, वेरी गुड। मुसोलिनी, मुसोलिनी। खुशी ठाकुर, सुनील शर्मा, लेनिन गलत है, मुसोलिनी इज द राइट आंसर। वेरी गुड वेरी गुड, बच्चे काफ़ी समझदार हैं, थैंक यू। हम अफगानिस्तान पर आएंगे, अफगानिस्तान की बात थोड़ा डिटेल में करेंगे, अभी वेट करते हैं। फांसीवादी व्यवस्था जो थी वो 1922 से लेकर और 43 तक, 1922 से लेकर 1943 तक इटली जो था वहाँ पे प्रधानमंत्री थे बेनिटो मुसोलिनी। बेनिटो मुसोलिनी, उन्होंने एक राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना करी थी जिसको बोला जाता है फांसीवादी व्यवस्था। और फांसीवादी व्यवस्था के बारे में बात करें तो वो व्यवस्था पूरी तरह से अलोकतांत्रिक व्यवस्था थी। वहाँ पे राज्य जो है ना, यानी कि देश, यानी कि सरकार, वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है फांसीवादी सिस्टम में। नागरिकों के अधिकारों को कोई महत्व नहीं दिया जाता। नागरिकों के जीवन का प्रत्येक पहलू फांसीवादी सरकार कंट्रोल करती है। फांसीवादी व्यवस्था हो गई अलोकतांत्रिक व्यवस्था, और सिर्फ इटली में ही प्रचलित नहीं थी। हालांकि फांसीवादी शब्द इटली से ही ओरिजिनेट हुआ है,
लेकिन वहां पे प्रचलित नहीं थी, सिर्फ जर्मनी में भी प्रचलित थी। हिटलर के टाइम पर जर्मनी में जो व्यवस्था थी 1933 से लेकर 1945 तक, उसको बोला जाता है नाजीवादी व्यवस्था। नाजीवादी व्यवस्था, और नाजीवादी व्यवस्था फांसीवादी व्यवस्था का ही एक रूप होता है। नाजीवादी व्यवस्था में फांसीवादी व्यवस्था के सभी गुण होते हैं। एक एक्स्ट्रा गुण कहें या कि अवगुण कहें, वो होता है नाजी व्यवस्था में जो फांसीवादी व्यवस्था में नहीं होता, वो होता है नस्ल भेद। यानी हिटलर की नाजी सरकार ने यहूदियों के साथ जो नस्ल भेद किया और नस्लीय हिंसा करी, वो एक एडिशनल फीचर है जो इटली में नजर नहीं आता। इसके अलावा नाजीवाद में फांसीवाद की सभी विशेषताएं कहें या कि अवगुण कहें, वो सभी मौजूद होते हैं। हमारे लिए महत्वपूर्ण ये बात यह है कि फांसीवादी व्यवस्था और नाजीवादी व्यवस्था, ये दोनों ही व्यवस्थाएं अलोकतांत्रिक व्यवस्था के रूप हैं। निधि पंवार, रिंकू राजपूत, जर्मनी हिटलर के बारे में काफी ज्यादा जानते हो आप। ओके, वेरी गुड। अगली व्यवस्था की बात कर लेते हैं जो अलोकतांत्रिक है, वो है साम्यवादी यानी कम्युनिस्ट सिस्टम। कम्युनिस्ट सिस्टम की बात हमने अभी करी जब हमने यहाँ पे समाजवादी लोकतंत्र की बात करी। साम्यवादी व्यवस्था जो लोकतांत्रिक होती है उसमें काफ़ी सिमिलैरिटी होती है समाजवादी लोकतंत्र से। ये खुद को समाजवादी लोकतंत्र कहना पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो सिस्टम होता है वो वही होता है सर्वहारा की तानाशाही वाला सिस्टम। यानी कि हर चीज़ मैनेज करी जाती है, चुनाव मैनेज किए जाते हैं, मीडिया मैनेज किया जाता है, पॉलिटिकल पार्टी मैनेज की जाती है। और एक और बात है, फांसीवादी, नाजीवादी और साम्यवादी जो व्यवस्था होती है उसका जो प्रैक्टिकल रूप पॉलिटिकल सिस्टम के रूप में बनता है, वो बनता है एक देश, एक राजनीतिक दल और एक नेता का। आप देख सकते हैं कि इटली में एक देश इटली, एक दल फांसीवादी दल और एक नेता मुसोलिनी, ये इक्वेशन बनी। जर्मनी में क्या, एक देश जर्मनी, एक दल नाजी पार्टी और एक नेता हिटलर, सेम इक्वेशन यहाँ बनी। और फिर साम्यवादी व्यवस्था में अगर हम देखें, अगर हम सोवियत संघ चले जाएं तो हम देखते हैं कि एक देश यानी सोवियत संघ, एक पार्टी यानी साम्यवादी पार्टी और एक नेता यानी कि जोसेफ स्टालिन। यानी तीनों व्यवस्थाओं में एक इक्वेशन कॉमन नजर आई कि एक देश, एक पार्टी और एक नेता। और जब ये एक 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 की श्रृंखला बन जाती है तो डाइवर्सिटी खत्म हो जाती है, विविधता खत्म हो जाती है, निर्णय लेने की प्रक्रिया में जनता की भूमिका समाप्त हो जाती है। और जो राजनीतिक तंत्र बन के निकलता है व्यवहारिक रूप से, भले ही वो सैद्धांतिक रूप से उसके उद्देश्य कितने भी पवित्र क्यों ना हो, तो वो अलोकतांत्रिक बन जाता है। कई मामलों में वो बहुत ही ब्रूटल, निर्दयी भी बन जाता है। अलोकतांत्रिक व्यवस्था के एक और प्रकार की तरफ आगे बढ़ते हैं, वो है निरंकुश राजतंत्र। निरंकुश राजतंत्र तो एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जो प्राचीन काल में भी प्रचलित थी, मध्यकाल में भी प्रचलित रही और आधुनिक काल में भी अब भी कई देशों में प्रचलित है। तो निरंकुश राजतंत्र का मतलब ही है कि एक ऐसा राजा या एक ऐसा राज परिवार जिसके ऊपर कोई अंकुश नहीं है। अगर उसके ऊपर कोई अंकुश ही नहीं है तो उसके पास असीमित शक्तियां हैं, असीमित शक्तियों का वो उपभोग करता है। और अगर शासक के पास असीमित शक्तियां हैं तो शक्तियां किसके पास नहीं है? जनता के पास। जनता के पास कोई शक्तियां नहीं है, जनता नागरिक नहीं है, जनता प्रजा है। नागरिकों के अधिकार होते हैं, प्रजा का कोई अधिकार नहीं होता। तो निरंकुश राजतंत्र की व्यवस्था आज भी प्रचलित है कई देशों में, जैसे सऊदी अरेबिया। वहां पे सऊद परिवार जो है वो रूल करता है, उसी परिवार का कोई सदस्य जो है वहां पे शासक बनता है।
और निर्णय लेने की प्रक्रिया जो है वो पूरी तरह से केंद्रीकृत है। इसके अलावा अगली अलोकतांत्रिक व्यवस्था की बात करें तो सैनिक शासन यानी मिलिट्री रूल। मिलिट्री रूल मिलिट्री रूल के बारे में हम बात करें तो पाकिस्तान की चर्चा कर सकते हैं। पाकिस्तान के इतिहास में, पाकिस्तान का लगभग 75 वर्षों का इतिहास हुआ है, उसमें लगभग आधे समय मिलिट्री ने रूल किया है पाकिस्तान को। तो सैनिक शासन जहां भी हो, चाहे वो म्यांमार हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे अफ्रीका का कोई देश हो, सैनिक शासन जहां भी होगा वो व्यवस्था अलोकतांत्रिक होगी। क्योंकि सेना एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो चुनाव से तो बनता नहीं है, वो तो स्थायी होते हैं, उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी। तो जिस देश में भी सेना पॉलिटिकल रोल प्ले करती है, राजनीतिक भूमिका निभाती है, वो देश, उसका पॉलिटिकल सिस्टम अलोकतांत्रिक हो जाता है। इसके अलावा तानाशाही, तानाशाही की व्यवस्था होती है कई देशों में, जिसको तानाशाही बोल सकते हैं। जैसे जिम्बाब्वे के एक लीडर हुए हैं रॉबर्ट मुगाबे। रॉबर्ट मुगाबे, तो रॉबर्ट मुगाबे जो थे वो काफ़ी एक टाइम पे पॉपुलर लीडर थे जिम्बाब्वे के, अफ्रीकी देश जिम्बाब्वे के। लेकिन उसके बाद उन्होंने अपनी सत्ता स्थापित कर ली और वो सत्ता से हटे ही नहीं कई दशकों तक, तो वो वहां के तानाशाह थे। इसके अलावा अधिनायकवादी राजनीतिक व्यवस्था भी होती है, जिसको बोलते हैं ऑथोरिटेरियनिज्म। ऑथोरिटेरियनिज्म। एक और व्यवस्था होती है जिसको बोलते हैं सर्वसत्तावादी यानी टोटलिटेरियनिज्म। सर्वसत्तावादी यानी टोटलिटेरियनिज्म। टोटलिटेरियनिज्म जो व्यवस्था होती है वो टोटल शब्द से बनी है, टोटल शब्द से बनी है टोटलिटेरियनिज्म। इसका मतलब ये होता है कि जो सरकार होती है, जो राज्य होता है, स्टेट, वो नागरिकों के जीवन के प्रत्येक पक्ष, प्रत्येक पहलू को बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करता है, मॉनिटर करता है और उसको कंट्रोल करता है। चाहे वो नागरिकों के जीवन का सांस्कृतिक पक्ष हो, धार्मिक पक्ष हो, पारिवारिक पक्ष हो, उसको भी कंट्रोल किया जाता है। और ये जो शब्द आया है ये फांसीवादी व्यवस्था से भी जुड़ा हुआ है, ये नाजीवादी व्यवस्था से भी जुड़ा हुआ है, और ये जोसेफ स्टालिन के टाइम पे सोवियत संघ में जो व्यवस्था थी उससे भी जुड़ा हुआ है। यानी हिटलर के शासन को, मुसोलिनी के शासन को और जोसेफ स्टालिन के शासन को टोटलिटेरियन रूल कहा जा सकता है। और ये एक तरह से तानाशाही का चरम रूप है, तानाशाही का चरम रूप, टोटलिटेरियनिज्म, सर्वसत्तावाद। तो बच्चों इस स्लाइड के माध्यम से आपने कई तरह की राजनीतिक व्यवस्थाओं को समझा। एक क्वेश्चन आया है कि पाकिस्तान में सर सैनिक शासन होगा। देखिए पाकिस्तान में अभी तो सिविलियन रूल है, नागरिक शासन है। हालांकि वहां पे सेना जो है वो कंट्रोल करती है, कई बार वो डायरेक्ट रूल करती है, कई बार वो पीछे से सिविलियन गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है। ऐसे दौर पाकिस्तान के इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में पाकिस्तान के इतिहास में कम ही आए हैं, बल्कि नहीं ही आए, जब पाकिस्तान की सेना ने कोई भूमिका ना निभाई हो, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। आज का जो समय है उसमें पाकिस्तान की जो आर्मी है वो थोड़ा सा बैक एंड पे अपनी भूमिका निभा रही है, फ्रंट में तो वहां पे सिविलियन लीडरशिप ही है। प्रबंधक लोकतंत्र को समझा दीजिए सर फिर से। देखिए प्रबंधक लोकतंत्र नहीं है, टर्म है प्रबंधित लोकतंत्र, मैनेज्ड डेमोक्रेसी, MANAGED, मैनेज्ड डेमोक्रेसी। मैनेज्ड डेमोक्रेसी से ही, शब्द से ही पता चलता है कि किसी चीज को मैनेज करने की बात हो रही है।
किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किसी एक चीज को या किसी दूसरी चीज को या किसी एक प्रक्रिया को मैनेज करने की बात हो रही है। और ऐसे लोकतंत्रों में मैनेज किया जाता है चुनावों को, पॉलिटिकल पार्टीज को, पब्लिक ओपिनियन को, मीडिया को, जुडिशरी को यानी न्यायपालिका को, ताकि किसी एक व्यक्ति के या किसी एक राजनीतिक दल के या किसी एक इंस्टीट्यूशन के जैसे मिलिट्री या किसी एक धर्म विशेष को मानने वाले लोगों के जो हित हैं वो सुरक्षित रह सकें, ये मकसद होता है। और उस मकसद से सभी जो स्टेट के इंस्टीट्यूशन होते हैं यानी राज्य के जो संस्थान होते हैं उन सबको मैनेज किया जाता है, उन सबको कंट्रोल किया जाता है। उदाहरण के लिए आप रूस को देखिए, आज के टाइम का जो रूस है उसमें व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो पिछले 25 या 24 वर्षों से या तो राष्ट्रपति पद पर हैं या तो प्रधानमंत्री पद पर रहे हैं। अभी भी वो अगले 6 वर्षों के लिए राष्ट्रपति बने हैं 5वीं बार कुछ ही दिन पहले। अब आप मुझे ये बताइए कि कोई व्यक्ति क्या इतना लोकप्रिय हो सकता है कि वो 25 सालों तक लगातार चुनाव जीतता चला जाए और उसका कोई विकल्प ही ना हो इतने बड़े देश में, रूस जैसे देश में जो इतना ज्यादा पॉलिटिकली एक्टिव देश रहा है, जहां पे कम्युनिस्ट क्रांति हुई थी 1917 में। ऐसा नहीं है। पुतिन का काफी मजबूत होल्ड है वहां के सिस्टम पे और वो मैनेज करते हैं अपने इंटरेस्ट में और अपने समर्थकों के इंटरेस्ट में पूरे रशिया के पॉलिटिकल सिस्टम को। वो चुनावों को भी मैनेज करते हैं, चुनाव के परिणाम को मैनेज करते हैं, विपक्ष में किसी मजबूत नेता को खड़ा नहीं होने देते चाहे किसी भी हद तक जाना पड़े। मीडिया वहां पे स्वतंत्र नहीं है, मीडिया को कंट्रोल किया जाता है। जुडिशरी वहां पे इंडिपेंडेंट नहीं है। तो कई सारी बातें हैं, आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ा कीजिए, इंटरनेशनल न्यूज़ वगैरह रुचि लेकर पढ़ा कीजिए, तो धीरे धीरे आपकी नॉलेज जो है ना वो बिल्डअप होनी शुरू हो जाएगी और आपके माइंड में जो प्रश्न उठेंगे उनके उत्तर भी आपको कहीं ना कहीं से मिल जाया करेंगे। या तो आपका माइंड उन्हें खोज लेगा या तो आप हमसे भी पूछ सकते हैं किसी भी माध्यम से। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। हमने अब तक समझा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था और अलोकतांत्रिक व्यवस्थाएं कैसी कैसी प्रचलित हैं दुनिया के विभिन्न देशों में। अब हम समझते हैं कि लोकतंत्र होता क्या है, लोकतंत्र के मूल में क्या होता है। अगर एक चीज हो जाए जिससे कि हम बोले कि ऐसा हो गया तो किसी देश का पॉलिटिकल सिस्टम लोकतंत्र बनने की दिशा में अग्रसर हो गया, तो वो चीज क्या है? सबसे महत्वपूर्ण चीज वो है शक्ति का विकेंद्रीकरण। शक्ति का विकेंद्रीकरण। अगर किसी देश ने अपने यहां शक्ति का विकेंद्रीकरण इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया, इसका मतलब ये समझिए कि वो लोकतंत्र की राह पर आगे बढ़ने लगा है। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, शक्ति का विकेंद्रीकरण। शक्ति कैसी? रूल करने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति, नीति बनाने की शक्ति। ठीक है, अब भारत की बात करते हैं। भारत के संदर्भ में देखते हैं कि भारत का सिस्टम क्या शक्ति का विकेंद्रीकरण करता है? भारत का संविधान, भारत का संविधान, हम भारत के संविधान की बात कर रहे हैं और भारत के संविधान में शक्ति के विकेंद्रीकरण के लिए कैसी व्यवस्था बनाई गई है, कैसी स्ट्रक्चर बनाई गई है, कैसा ढांचा बनाया गया है, उस पे हम चर्चा करते हैं और उसके बाद हम विचार करेंगे कि क्या वाकई भारत में शक्ति का विकेंद्रीकरण किया गया है। देखिए, भारत का जो संविधान है वो भारत में शासन के कहें या कि सरकार के कहें 3 स्तर बनाता है। संघीय स्तर,
यानी कि यूनियन लेवल जिसको आप फेडरल लेवल भी कह सकते हैं, सेंट्रल लेवल भी कह सकते हैं। प्रांतीय स्तर यानी स्टेट लेवल, राज्य स्तर, और स्थानीय स्तर यानी कि लोकल लेवल। आप सभी जानते हैं कि भारत में 3 तरह की सरकारें, 3 स्तरों पर सरकारें हैं, संघीय स्तर पर, प्रांतीय स्तर पर और स्थानीय स्तर पर। और तीनों तरह की सरकारें जो हैं वो अपने अधिकार, अपने दायित्व, अपने लिए आवश्यक कोष की व्यवस्था सीधे संविधान से करती हैं। संविधान गारंटी देता है, संविधान में लिखा हुआ है कि राज्य सरकारों के क्या अधिकार होंगे, केंद्र सरकार का क्या अधिकार क्षेत्र होगा, और क्या होगा जो स्थानीय स्वशासी संस्थाओं का दायित्व होगा, उनके अधिकार होंगे। संघीय स्तर पर तो ये जो हुआ, ये 3 स्तरों पर जो सरकार बनी, इसको बोला जाएगा डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर, शक्ति का विकेंद्रीकरण, शक्ति का बंटवारा। तो यहां विकेंद्रीकरण की बात की हमने, तो आप यहां पे विकेंद्रीकरण देख रहे हैं 3 स्तरों पर, क्लियर है। उसके बाद संघीय स्तर पर आएंगे तो आपको यहां पे मिलेगा सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति का पृथक्करण। ये एक दूसरा कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन इसका मकसद भी वही होता है कि शक्ति को बांट दो सरकार के अलग अलग अंगों में। संघीय स्तर पर आएंगे तो आपको विधायिका नजर आएगी, कार्यपालिका नजर आएगी और न्यायपालिका नजर आएगी, और तीनों के अधिकार क्षेत्र अलग अलग हैं, संविधान में डिफाइंड है, क्लियर है बिल्कुल। कोई भी इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं है जो किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप कर सके। अगर ऐसा होगा तो संविधान का उल्लंघन होगा, और उस केस में उच्चतम न्यायालय जो है वो फैसला ले सकता है कि कौन सा इंस्टीट्यूशन सरकार का किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप कर रहा है। तो यहां पे आपने डिवीजन ऑफ पावर देखा, और यहां पे केंद्र के संघ के स्तर पर आपने देखा सेपरेशन ऑफ पावर। सिमिलर टाइप ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो स्टेट लेवल पे भी होता है। यानी ये आपकी जो है हो गई विधानसभा, विधान परिषद, यानी कि राज्य स्तर पर विधायिका। राज्य सरकार यानी राज्य मंत्री परिषद हो गई राज्य के स्तर पर कार्यपालिका, और उच्च न्यायालय हो गया राज्य के स्तर पर न्यायपालिका। यानी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका संघ के स्तर पर भी हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका प्रांत के स्तर पर भी हैं। यानी सेपरेशन ऑफ पावर यानी शक्ति के पृथक्करण का जो सिद्धांत है उसे व्यवहारिक रूप दिया गया है संघीय स्तर पर भी, प्रांतीय स्तर पर भी। यहां भी आप देख सकते हैं कि शक्ति का विकेंद्रीकरण हो रहा है, शक्ति का विकेंद्रीकरण हो रहा है। ठीक है बच्चों। स्थानीय स्तर पर आकर देखते हैं। स्थानीय स्तर पर 2 तरह की संस्थाएं हैं, पंचायत व्यवस्था है और नगरपालिका व्यवस्था है। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत व्यवस्था है, नगरीय क्षेत्रों में नगरपालिका व्यवस्था है। पंचायत व्यवस्था के 3 स्तर हैं, जनपद पंचायत, प्रखंड पंचायत यानी ब्लॉक पंचायत, और ग्राम पंचायत। जनपद, प्रखंड और ग्राम। और आप जानते हैं कि भारत के संविधान में तीनों स्तरों की पंचायत के जो अधिकार हैं वो बिल्कुल क्लियरली दिए हुए हैं। और अगर बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं दिए हुए हैं तो सरकार को निर्देश दिया गया है कि वो विधेयक लाकर, अधिनियम बनाकर डिटेल दे कि इन पंचायतों के क्या अधिकार हैं, क्या कार्यक्षेत्र हैं। तो पंचायत के स्तर पर भी आप जो है डिसेंट्रलाइजेशन देख रहे हैं 3 स्तरों पर, यानी शक्ति का विकेंद्रीकरण, अधिकारों का विकेंद्रीकरण, अधिकारों का बंटवारा। नगरपालिका व्यवस्था की अगर बात करें तो इसमें आपको नगर निगम होंगे, नगर पालिकाएं होंगी और नगर पंचायत होंगे। इनके बारे में भी संविधान में पर्याप्त प्रावधान है। और उसके बाद विधान परिषदों ने, विधायिकाओं ने जो कानून बनाए हैं पंचायतों से संबंधित, उसमें उनको डिटेल दी गई है। कुल मिलाकर संविधान के माध्यम से और संविधान के अंतर्गत बनाए गए कानूनों के माध्यम से
पंचायत के स्तर पर या नगरपालिका के स्तर पर अधिकारों का, शक्तियों का, दायित्वों का बंटवारा किया गया है मल्टीपल लेवल पे, कई स्तरों पर। अब एक पॉइंट इस स्लाइड का और बचा है, उसको देख लेते हैं। संसद में केंद्रीय विधायिका जो है उसको संसद बोलते हैं। उसके दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा में भी शक्तियों का, कार्य क्षेत्र का स्पष्ट बंटवारा है जो संविधान में दिया गया है। ये दोनों भी एक दूसरे पर चेक बैलेंस का कार्य करती हैं। दोनों का उद्देश्य जो है वो कुछ हद तक अलग अलग भी है, आप उनके नाम से समझ सकते हैं। लोकसभा, लोकसभा यानी लोगों की सभा, नागरिकों की सभा, नागरिकों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाली सभा। यह है राज्यसभा, यानी राज्यों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाली सभा। राज्यसभा का संबंध भारत के संघीय ढांचे से है। भारत एक संघ है जिसमें केंद्र सरकारें हैं, राज्य सरकारें हैं। तो राज्य सरकारों के जो हित हैं संघीय व्यवस्था से जुड़े हुए, उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए केंद्र के स्तर पर, केंद्रीय विधायिका के स्तर पर राज्यसभा का गठन किया जाता है। यानी ये राज्यों के हितों को रिप्रेजेंट करती है, ये लोक यानी आम जनता के हितों को रिप्रेजेंट करती है, और ये दोनों एक दूसरे पर चेक एंड बैलेंस का कार्य करते हैं। उदाहरण देकर समझते हैं इसको, कैसे राज्यसभा चेक एंड बैलेंस करती है। डेढ़ आर्टिकल 312 के बारे में आप जानते होंगे। भारत के संविधान का आर्टिकल 312 कहता है कि भारत की संसद कानून बनाकर अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। लेकिन कब? जब राज्यसभा एक ऐसा संकल्प पारित करे और उसमें कहे कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक हो गया है। यानी अगर राज्यसभा ना कहे, ऐसा संकल्प पारित ना करे, तो भारत की संसद किसी नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन नहीं कर सकती। आप समझ रहे हैं यहां पे राज्यसभा की पावर को फील कर पा रहे हैं? ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल 249, आर्टिकल 249 कहता है कि अगर राज्यसभा एक संकल्प पारित करे विशेष बहुमत से और उसमें यह घोषित करे कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक हो गया है, उसके बाद भारत की संसद राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बना सकती है। यानी संसद को शक्ति है, लेकिन तभी है जब राज्यसभा संकल्प पारित करके ऐसा बोले, ऐसी घोषणा करे। अब यहां पे फिर से आप राज्यसभा की शक्ति का अनुभव कर पा रहे हैं। तो राज्यसभा और लोकसभा की बात भी यही है कि ये दोनों जो इंस्टीट्यूशन है ये इंडिपेंडेंट है। संविधान में इनका अपना एक स्वतंत्र वजूद है, इनकी अपनी शक्तियां हैं, इनका अपना कार्यक्षेत्र है, और ये दोनों ही महत्वपूर्ण है। एक जनता का प्रतिनिधित्व करती है, दूसरी राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है संघीय व्यवस्था के संदर्भ में, और दोनों एक दूसरे के ऊपर नियंत्रण और संतुलन यानी चेक एंड बैलेंस का कार्य करती हैं। अब आपको इस पूरी स्लाइड को देखने के बाद, ये पूरा डिस्कशन जो हमने किया, इसको सुनने के बाद ऐसा महसूस हो रहा होगा कि वाकई भारत के संविधान ने एक ऐसी व्यवस्था करी है जहां पे शक्ति को डिसेंट्रलाइज किया गया है, शक्ति को विकेंद्रीकृत किया गया है, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। वर्टिकल आप देख सकते हैं संघीय स्तर, प्रांतीय स्तर, स्थानीय स्तर, और हॉरिजॉन्टल लेवल पे अगर देखें तो यहाँ पे 3 इंस्टीट्यूशंस हैं, यहाँ पे भी 3 तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं, यहाँ पे 3 स्तर हैं, है ना। तो काफ़ी सारा पावर का डिसेंट्रलाइजेशन करने के लिए ये जो पॉलिटिकल ढांचा है ये रिकमेंड किया है, भारत में लागू करवाया है भारत के संविधान ने। तो भारत हुआ ना लोकतंत्र। लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी होती है कि वहाँ पे पावर डिसेंट्रलाइज होती है,
वो बटी हुई होती है। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि किसी देश का सिस्टम लोकतांत्रिक है या नहीं। अगर आप कभी किसी देश के बारे में कोई न्यूज़ पढ़ें या कुछ भी, या कोई प्रश्न आपके सामने आए, तो आपको जो चीज़ ढूंढनी है, सर्च करनी है उस देश के पॉलिटिकल सिस्टम में, वो ये है कि क्या वहाँ पे शक्ति का केंद्रीकरण है या कि शक्ति का विकेंद्रीकरण है। भारत का सिस्टम हमने एनालाइज किया तो हमने पाया कि शक्ति का विकेंद्रीकरण है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि भारत एक लोकतंत्र है, एक मजबूत लोकतंत्र है। इसके अलावा भी एक दूसरे लेवल पे मैं आपको भारत में शक्ति का विकेंद्रीकरण और चेक एंड बैलेंस, नियंत्रण और संतुलन दिखाता हूं अगली स्लाइड में। यहां पे फिर भारत की ही बात हो रही है, भारत के संविधान की ही बात हो रही है। भारत में जो पॉलिटिकल सिस्टम एस्टेब्लिश किया है भारत के संविधान ने, उसी की ही हम बात करेंगे। भारत की बात हो रही है, संविधान की बात हो रही है और पॉलिटिकल सिस्टम की बात हो रही है जो भारत के संविधान ने भारत में स्थापित किया है। यहां पे फिर हमें शक्ति का विकेंद्रीकरण नजर आता है। कैसे, वो देख लेते हैं। देखिए, लोकतंत्र जो है किसी भी देश का, खासतौर पे भारत की बात करते हैं, भारत का जो लोकतंत्र है, भारत की जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, उनको दो भागों में बांटा जा सकता है। एक है चुनावी लोकतंत्र और एक है संवैधानिक लोकतंत्र, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी। इलेक्टोरल डेमोक्रेसी यानी चुनावी लोकतंत्र, और कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी यानी कि संवैधानिक लोकतंत्र। चुनावी लोकतंत्र किसको बोला जाता है? चुनावी लोकतंत्र की संस्थाएं किसको बोला जाता है? वे इंस्टीट्यूशन, वे पद जिन पे कोई व्यक्ति आता है तो वो चुनाव के माध्यम से आता है। तो वे सभी संवैधानिक ऑफिस या संवैधानिक पोस्ट जो हैं वे चुनावी लोकतंत्र के अंतर्गत आ जाएंगे। जैसे कार्यपालिका, मंत्रिपरिषद केंद्र के स्तर पर, यानी प्रधानमंत्री, उनकी मंत्रिपरिषद, वो सभी आप जानते हैं कि वो चुनावों के माध्यम से पहले सांसद बनते हैं और उसके बाद वो मंत्री बनते हैं, और इसी तरह प्रधानमंत्री बनते हैं। तो ये सभी जो है चुनावी लोकतंत्र का हिस्सा है। इसके अलावा विधायिका यानी संसद, संसद में जितने भी सांसद हैं, चाहे वो राज्यसभा में हो चाहे वो लोकसभा में हो, वो चुनावी लोकतंत्र का हिस्सा है। इसी तरह राज्य स्तर पर आकर देखें तो राज्य के मंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री, विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य यानी विधायक, ये राज्य का स्तर हो गया। उसके बाद स्थानीय स्तर पर आकर देखें और नगर पालिकाओं में अगर देखें तो मेयर, चेयरमैन, अध्यक्ष। पंचायत के स्तर पर आकर देखें तो आपको जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख और ग्राम प्रधान। ये जितने भी पदाधिकारी हैं ये सभी चुनावी लोकतंत्र का हिस्सा हैं, क्योंकि ये सभी पदाधिकारी जो हैं चुनावों के माध्यम से, चाहे प्रत्यक्ष चुनाव हो चाहे अप्रत्यक्ष चुनाव हो, उसके माध्यम से चुनकर आते हैं और अपना कार्यकाल जो है वो उस पद पर बने रहते हैं अपना कार्यकाल पूरा होने तक। ठीक है। उसके बाद लोकतंत्र का जो दूसरा हिस्सा है भारत के, वो है संवैधानिक लोकतंत्र। इसमें वे सभी संस्थाएं, वे सभी इंस्टीट्यूशन आते हैं जो चुनाव के माध्यम से नहीं बनते, जो स्थायी हैं, जहां पे जो पदाधिकारी होते हैं वो या तो सेलेक्ट होते हैं या तो प्रमोट होके आते हैं। जैसे उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, निर्वाचन आयोग, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, वित्त आयोग, ये सभी केंद्रीय स्तर की बात हुई। अन्य राष्ट्रीय संवैधानिक आयोग जैसे कि आपका NCBC हो गया, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग,
इसके अलावा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। तो ये सभी जो केंद्रीय स्तर के इंस्टीट्यूशन हैं, ये सभी संवैधानिक लोकतंत्र का हिस्सा हैं। राज्य स्तर पर आकर देखेंगे तो आपको मिलेगा उच्च न्यायालय, राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग और अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विसेज, यानी IAS के ऑफिसर्स, IPS के ऑफिसर्स। ये जितने भी पद या ऑफिस की बात हमने करी, ये सभी आते हैं संवैधानिक लोकतंत्र में। इन सभी की खास बात ये है कि इनका चुनाव नहीं होता, ये निर्वाचन के माध्यम से नहीं आते, ये एक निश्चित कार्यकाल के लिए नहीं आते। ये नियुक्त होते हैं, सेलेक्ट होते हैं पहले, उसके बाद नियुक्त होते हैं और उसके बाद ये प्रमोट होते हैं। ठीक है। और ये एक बार नियुक्त होने के बाद ये आमतौर पर रिटायरमेंट की एज तक बने रहते हैं। हालांकि कैग का कार्यकाल निश्चित होता है, रिटायरमेंट की एज तक नहीं बने रहते। ये मैं सेंटेंस अपना वापस लूंगा, सॉरी। ये सभी जो है निर्वाचित होकर नहीं आते, ये मेन बात है। चुनावी लोकतंत्र में जिन पदों की हमने बात करी, ये सभी निर्वाचित होकर आते हैं। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि चुनावी लोकतंत्र और संवैधानिक लोकतंत्र, ये दोनों के जो इंस्टीट्यूशन हैं, ये एक दूसरे पर नियंत्रण और संतुलन बनाकर रखते हैं, चेक एंड बैलेंस बनाकर रखते हैं। कुछ शक्तियां इनमें हैं, कुछ शक्तियां इनमें हैं, कुछ कमजोरियां इनकी हैं, कुछ कमजोरियां इनकी हैं। इनकी पावर क्या है कि ये एक निश्चित समय के लिए ही चुनकर आते हैं, उसके बाद इनको वापस जो है या तो जनता के सामने जाना पड़ता है या तो अपना पद त्यागना पड़ता है। ठीक है। लेकिन जब तक ये पावर में रहते हैं तब तक ये मेन डिसीजन मेकर होते हैं, यानी डिसीजन चलेगा इनका। ठीक है। ये जो पद हैं ये चुनावों में भाग नहीं लेते। ये जब एक पोस्ट पर नियुक्त हो जाते हैं तो उस पोस्ट से संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान है उनके अंतर्गत एक निश्चित कार्यकाल तक बने रहते हैं। उस समय इनके पास सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होता है। लेकिन इनकी कमजोरी क्या है? इनकी कमजोरी यह है कि जब ये लोग पावर में हैं तो इनका डिसीजन चलेगा और इनको इनके अंडर कार्य करना पड़ेगा। जैसे ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारी हो गए, चाहे वो कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन उसको मंत्री के अंडर कार्य करना पड़ेगा। लेकिन मंत्री रहेगा कुछ समय के लिए ही। तो ये एक और चेक एंड बैलेंस का मैकेनिज्म है जो परिपक्व लोकतंत्रों में होता है, भारत में भी है। यानी चुनावी लोकतंत्र, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, और संवैधानिक लोकतंत्र, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, ये एक दूसरे पर नियंत्रण और संतुलन का कार्य करते हैं और इससे लोकतंत्र मजबूत होता है। और ये सभी इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, स्वतंत्र निकाय, ताकि ये ऐसे फैसले ले सकें जो कई बार इन लोगों के लिए भी प्रॉब्लम खड़ी कर दें। अगर ये लोग असंवैधानिक व्यवहार करते हैं तो यहाँ पे जो अधिकारी हैं, संवैधानिक अधिकारी, ये ऐसे फैसले ले सकते हैं कि इनको चुनौती दी जा सके। जैसे निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन आयोग का कार्य है कि वो चुनाव कराए। तो अगर वो अपने संवैधानिक दायित्व को अच्छे से निभाता है निर्वाचन आयोग, तो फिर उसको निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि संवैधानिक सिस्टम ही ऐसा है। कोई पॉलिटिकल पार्टी कितनी भी पावरफुल हो, वो निर्वाचन आयोग को निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने से नहीं रोक सकती। अगर निर्वाचन आयोग अपने संवैधानिक दायित्व को निभाना चाहता है तो, अगर निर्वाचन आयोग में जो लोग हैं वो अपने संवैधानिक दायित्व को निभाना चाहते हैं तो। यही बात उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की है। इनका कार्य है संविधान को इंटरप्रेट करना, संविधान की व्याख्या करना। और संविधान की व्याख्या करते समय ये कार्यपालिका के किसी कार्य को भी असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं और विधायिका के द्वारा पारित किसी अधिनियम को भी असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं।
और यहाँ तक कि संविधान संशोधन अधिनियम को भी असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं। जैसे कि 99th जो एक संविधान संशोधन अधिनियम बनाया गया था, जिसमें नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की स्थापना करी गई थी, उसको भारत के उच्चतम न्यायालय ने 2015 में असंवैधानिक घोषित करके खारिज कर दिया था। तो ये पावर है संवैधानिक लोकतंत्र के इंस्टीट्यूशंस की। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखते हैं और इससे डेमोक्रेसी परिपक्व होती है, मजबूत होती है। और जिस देश में ये मैकेनिज्म होता है उस देश को बोला जाता है मैच्योर डेमोक्रेसी। और भारत में ये सिस्टम है, तो भारत एक अच्छा लोकतंत्र है, ये माना जाएगा। लोकतंत्र में शक्ति का विकेंद्रीकरण कैसे कैसे होता है ये हमने देख लिया। अब हम लोकतंत्र के कुछ घटक देख लेते हैं, जिसको आप अगर कभी लोकतंत्र पे कोई प्रश्न आए या कभी निबंध लिखना पड़े या इंटरव्यू में पूछा जाए, या तो आप किसी देश के लोकतंत्र के या पॉलिटिकल सिस्टम का वैसे ही एनालिसिस करना चाहो तो ऐसे में लोकतंत्र के घटक क्या क्या होते हैं ये आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। भारत के आप नागरिक हैं, भारत में चुनाव चल रहे हैं, चुनाव का परिणाम आएगा, कोई सरकार अस्तित्व में आएगी, कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा। आप एक जागरूक नागरिक बने, आप एक अधिकारी बनेंगे नो डाउट, लेकिन आप एक नागरिक भी तो हैं। तो नागरिक के रूप में भी आपको पता होना चाहिए कि लोकतंत्र के घटक कौन कौन से हैं। तो हम बात करेंगे यहाँ पे लोकतंत्र के घटकों की, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ डेमोक्रेसी। किन किन तत्वों से, किन किन सिद्धांतों से मिलकर संविधान बनता है, लोकतंत्र बनता है। और हम लोकतंत्र के जिस प्रकार के घटक को देखेंगे वो लोकतंत्र है उदारवादी लोकतंत्र, यानी कि लिबरल डेमोक्रेसी, जिसका एक प्रकार हमारे यहां भी चलता है, यानी पार्लियामेंटेरी डेमोक्रेसी। लोकतंत्र के घटक हम देख रहे हैं और हम उदारवादी लोकतंत्र के घटक देख रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। लोकतंत्र में संविधान होता है, लोकतंत्र में संविधान होता है। संविधान लिखित हो सकता है या हो सकता है कि लिखित ना भी हो। जैसे यूनाइटेड किंगडम का संविधान जो है वो लिखित नहीं है, लेकिन यूनाइटेड किंगडम एक परिपक्व लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र में संविधान होता है, चाहे वो लिखित हो या लिखित ना भी हो। लोकतंत्र में संविधानवाद होता है। कल की क्लास में हमने पढ़ा कि संविधानवाद क्या होता है। संवैधानिकता भी इसी को बोलते हैं और संवैधानिक सरकार भी इसी को बोलते हैं। इसका बेसिक सा मतलब होता है कि अगर किसी देश का संविधान उस देश में एक ऐसी व्यवस्था को लागू करता है जो शक्ति का विकेंद्रीकरण करती है, तो ये माना जाएगा कि उस देश में संवैधानिकता है, संविधानवाद है। दूसरे शब्दों में कहें, अगर किसी देश का संविधान वहां पे सीमित सरकार यानी लिमिटेड गवर्नमेंट, यानी ऐसी गवर्नमेंट जिसकी पावर्स लिमिटेड हो, ऐसी गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करता है, तो ये माना जाएगा कि उस देश का संविधान उस देश में संविधानवाद या संवैधानिकता या संवैधानिक सरकार की स्थापना कर रहा है। और जैसे ही गवर्नमेंट लिमिटेड हो जाती है, वो रेस्पॉन्सिबल हो जाती है, वो अकाउंटेबल हो जाती है और उसका जो रूप है वो डेमोक्रेटिक हो जाता है। तो लोकतंत्र का एक घटक हो गया संविधानवाद की मौजूदगी। संविधानवाद की मौजूदगी का ही एक घटक है शक्ति का विकेंद्रीकरण। अगर शक्तियों का केंद्रीकरण नहीं है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण है, जैसा कि हमने अभी भारत के संविधान के संदर्भ में देखा, तो बोला जा सकता है कि यह लोकतंत्र का एक घटक है। संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम भी लोकतंत्र का एक घटक है। हालांकि कुछ देश, काफी देश ऐसे हैं जहां पे संघीय व्यवस्था नहीं है लेकिन वे लोकतंत्र हैं, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम, जैसे कि इटली,
जैसे कि फ्रांस, जैसे कि जापान। लेकिन एक खास बात है कि ये सभी देश छोटे हैं, इन देशों की जो जनसंख्या है वो तुलनात्मक रूप से कम है। तो इन देशों में प्रशासनिक नजरिए से देखें या कि लोकतंत्र की परिपक्वता की नज़र से देखें, संघीय व्यवस्था की उतनी आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि देश छोटा है, जनसंख्या कम है। लेकिन जो देश बड़े हो जाते हैं, जैसे भारत एक काफ़ी बड़ा देश है, तो भारत में अगर लोकतंत्र की स्थापना करनी है जैसा कि संविधान के द्वारा की गई है, तो फिर भारत की व्यवस्था अगर संघीय होगी तो भारत बेटर डेमोक्रेसी बन पाएगा। क्योंकि इतने बड़े देश में, इतनी ज़्यादा विविधता वाले देश में, इतनी ज़्यादा जनसंख्या वाले देश में अगर व्यवस्था संघीय होगी तो राज्य सरकारें जनता के ज़्यादा करीब होंगी केंद्र सरकार की तुलना में। दिल्ली से कन्याकुमारी को रूल करना उतना आसान, सुलभ नहीं होगा। चेन्नई से कन्याकुमारी को रूल करना आसान है, तुलनात्मक रूप से बेहतर प्रशासन दिया जा सकता है। तो संघीय व्यवस्था जो है, हालांकि जरूरी नहीं कि संघीय व्यवस्था हो तभी लोकतंत्र होगा, लेकिन बड़े देश में जैसे भारत है, विविधतापूर्ण देश में, ज्यादा जनसंख्या वाले देश में अगर संघीय व्यवस्था होगी तो ये माना जाएगा कि ये लोकतंत्र का एक घटक है, जो लोकतंत्र को डीप भी बनाता है, उसको वाइड भी बनाता है। नागरिकों के अधिकार, नागरिकों के अधिकार डेमोक्रेसी में डिफाइंड होते हैं, संविधान में लिखे हुए होते हैं। तो नागरिकों के अगर कुछ निश्चित अधिकार हैं, संवैधानिक अधिकार, जिनको लागू कराने के लिए वो न्यायपालिका को अप्रोच कर सकते हैं, तो ऐसे अधिकार की मौजूदगी जो है वो माना जाएगा कि ये लोकतंत्र का घटक है। स्वतंत्र और निष्पक्ष मीडिया। देखिए, लोकतंत्र में चुनाव होते हैं, आप जानते हैं, हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, उनके माध्यम से हम डिसीजन मेकिंग प्रक्रिया में भाग लेते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास अच्छी सूचना हो, हम राजनीतिक रूप से जागरूक हों, राजनीतिक रूप से सक्रिय हों, और उसके लिए हमारे पास सूचना पहुँचे, विश्लेषण पहुँचे, मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ व्यूज़ पहुँचे। उसके लिए ज़रूरी है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष मीडिया होना चाहिए, पत्रकार होने चाहिए, मीडिया को चलाने वाले पत्रकार होने चाहिए। वो सत्ता के, शक्ति के या निहित स्वार्थों के चाटुकार नहीं होने चाहिए, वो पत्रकार होने चाहिए। ठीक है, निष्पक्ष मीडिया हो गया। उसके बाद निर्वाचन प्रक्रिया फ्री एंड फेयर होनी चाहिए, वो मैनेज्ड नहीं होनी चाहिए। जो चुनाव में कैंडिडेट बनना चाहे, चुनाव लड़ना चाहे, अगर वो न्यूनतम संवैधानिक अर्हता पूरी करता है तो उसको अधिकार होना चाहिए चुनाव लड़ने का। हर व्यक्ति को वोट का अधिकार होना चाहिए, जैसा कि भारत में है। तो निर्वाचन प्रक्रिया का कोई भी पहलू जो है वो कंट्रोल्ड नहीं होना चाहिए, वो मैनेज्ड नहीं होना चाहिए, वो फ्री होना चाहिए, संवैधानिक मूल्यों के हिसाब से, संवैधानिक सिद्धांतों और संविधान के अनुच्छेदों के हिसाब से चलना चाहिए। तो निष्पक्ष और स्वतंत्र निर्वाचन, ये हो गया लोकतंत्र का, लिबरल डेमोक्रेसी का एक और घटक। अब अगला जो घटक है वो है व्यावसायिक प्रशासनिक वर्ग, यानी प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेटिक क्लास, यानी अधिकारी वर्ग। अधिकारी वर्ग व्यावसायिक होना चाहिए, वो राजनीतिक नहीं होना चाहिए। हमारे देश में जो अधिकारी वर्ग है वो व्यावसायिक होना चाहिए, संवैधानिक रूप से ऐसे प्रावधान है। यानी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पावर में आए, उसकी कोई भी विचारधारा हो, किसी भी पार्टी का व्यक्ति प्रधानमंत्री या मंत्री बने, तो उसको सलाह देने के लिए, उसको सहयोग देने के लिए जो सेक्रेटरीज वगैरह हों, उनकी कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं होनी चाहिए, वो व्यावसायिक होने चाहिए। जो उनका बॉस है, सिविलियन लीडर, उसको उनको बेस्ट एडवाइस देनी है और जो निर्देश दिए गए उनको बेस्ट पॉसिबल वे में एग्जीक्यूट करना है। ये दायित्व है, संवैधानिक दायित्व पूरे अधिकारी वर्ग का। अधिकारी वर्ग लिबरल डेमोक्रेसी में पॉलिटिकली अलाइंड नहीं हो सकता है,
भारत की स्थिति ऐसी है। तो प्रशासनिक वर्ग जो है वो व्यावसायिक होना चाहिए, यानी प्रोफेशनल। सेना पर नागरिक नेतृत्व का नियंत्रण होना चाहिए, यानी जो देश की सेना है वो सिविलियन लीडरशिप के अंडर फंक्शन करनी चाहिए। दूसरे शब्दों में कहें तो सेना प्रोफेशनल होनी चाहिए, पॉलिटिकल नहीं। पॉलिटिक्स करना सेना का कार्य नहीं है। पॉलिटिक्स करने के लिए राजनीतिक दल हैं, लोकतंत्र की व्यवस्था यही है। सेना का कार्य है कि वो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट और डिफेंस मिनिस्टर, इनके निर्देशों के हिसाब से चले। जो निर्देश इन के माध्यम से प्राप्त हों, यानी सिविलियन लीडरशिप में ये सभी लोग शामिल होते हैं। सिविलियन लीडरशिप से जो निर्देश प्राप्त हों उसके हिसाब से सेना चले, सेना के बड़े डिसीजन लिए जाएं। सेना नागरिक नेतृत्व के नियंत्रण में हो, सेना व्यावसायिक हो, पॉलिटिकल ना हो। मजबूत विपक्ष, अपोजिशन मजबूत होना चाहिए, वाइब्रेंट होना चाहिए, मैच्योर होना चाहिए, क्योंकि सत्ता पक्ष को जवाबदेह ठहराने के लिए जरूरी है कि विपक्ष मजबूत हो और विपक्ष एक विकल्प के रूप में हमेशा जनता के सामने मौजूद हो, जिसका डर सत्ता पक्ष के अंदर हो और इसी वजह से सत्ता पक्ष भ्रष्ट व्यवहार ना करे, शक्ति का दुरुपयोग ना करे, कुशासन ना फैलाए, सुशासन लाने की कोशिश करे। डेमोक्रेसी का सिस्टम ही यही है। विपक्ष मजबूत होना चाहिए, वाइब्रेंट होना चाहिए। पंथ निरपेक्ष राज्य व्यवस्था, पॉलिटी जो है वो पंथ निरपेक्ष होनी चाहिए। देखिए, कोई भी देश ऐसा नहीं है आज के टाइम में जिसमें एक ही धर्म को बोलने वाले, मानने वाले लोग रहते हों। सभी देश, चाहे वो अमेरिका हो, भारत हो, कोई भी हो, विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। ऐसे में अगर किसी देश की पॉलिटी किसी एक धर्म को ही ज़्यादा महत्व देगी तो जाहिर सी बात है कि दूसरे धर्मों को मानने वाले नागरिकों के साथ कोई ना कोई भेदभाव जरूर होगा। और ये लिबरल डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पंथ निरपेक्ष राज्य व्यवस्था, सेक्युलर पॉलिटी, ये उदारवादी लोकतंत्र के अंतर्गत लोकतंत्र का एक घटक है। उदारवादी लोकतंत्र के अंतर्गत लोकतंत्र के और भी घटक हैं, उनको एक एक करके देख लेते हैं। लोकतंत्र के घटक उदारवादी लोकतंत्र के अंतर्गत, जैसा कि भारत भी है, अल्पसंख्यकों के अधिकार, अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकार होने चाहिए। देखिए, लोकतंत्र का मतलब जो है वो मेजोरिटेरियनिज्म नहीं होता, यानी बहुसंख्यकवाद नहीं होता। लोकतंत्र में चुनाव होते हैं, जो दल बहुमत में आता है या दलों का जो समूह बहुमत में आता है वो सरकार बनाता है, यानी बहुमत से सरकार बनती है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वो बहुसंख्यकवादी व्यवस्था स्थापित हो जाए। अल्पसंख्यकों के भी संवैधानिक अधिकार होते हैं लिबरल डेमोक्रेसीज में, जैसे कि भारत में है। उनको भी समान समझा जाता है, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है। प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म को मानने का अधिकार दिया जाता है। तो अल्पसंख्यकों के अधिकार ये लोकतंत्र का एक घटक है। राजनीतिक समानता, राजनीतिक रूप से सभी समान हो, नागरिक सभी को वोट देने का अधिकार हो, सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार हो, राजनीतिक दल का सदस्य बनने का अधिकार हो, जन आंदोलन में भाग लेने का अधिकार हो, अपना राजनीतिक संगठन बनाने का अधिकार हो,
ये सभी लोकतंत्र के घटक हैं। ये सभी राजनीतिक अधिकार जो राजनीतिक समानता स्थापित करते हैं। अवसर की समानता, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, सभी नागरिकों को अवसर की समानता होनी चाहिए। अवसर कुछ भी हो सकता है, सरकारी नौकरी में कॉम्पीट करने का अवसर हो, या किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जॉब लेने का अवसर हो, या सरकार का कोई टेंडर छूट रहा हो उसको छुटाने का अवसर हो, कुछ भी हो सकता है। अवसर की समानता, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये लोकतंत्र का एक घटक है। सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, देखिए कोई किसी भी देश का समाज हो, उसमें समाज के कुछ वर्ग, कुछ तबके ऐसे जरूर होते हैं जो ऐतिहासिक रूप से पिछड़े, कमजोर और अल्प अधिकारों वाले होते हैं। तो लोकतंत्र क्या करता है कि ऐसे लोगों को समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास करता है, सामाजिक रूप से इनका सशक्तिकरण करके इनको सामाजिक रूप से समान बनाने की कोशिश करता है, और इसको बोलते हैं सामाजिक न्याय। तो सामाजिक न्याय यानी सोशल जस्टिस जो है वो लोकतंत्र का एक घटक है। लोक कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट, राज्य यानी सामान्य भाषा में कहें तो देश की सरकार का दायित्व सिर्फ ये नहीं है कि वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे, उसका ये भी दायित्व है कि वो गरीबों की मदद करे, कमजोरों की सहायता करे, जरूरतमंदों की मदद करे, हॉस्पिटल्स खोले ताकि बीमारों का इलाज हो सके, सरकारी स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ खोले ताकि गरीबों के बच्चे भी पढ़ सकें जिनके पास उतने संसाधन नहीं है। तो लोक कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट, इसको हम डिटेल में क्लास में पढ़ेंगे आगे। ये भी लोकतंत्र का एक घटक है। सकारात्मक कार्रवाई, सोशल जस्टिस सुनिश्चित करने के लिए और लोक कल्याणकारी राज्य सुनिश्चित करने के लिए राज्य के द्वारा जो कार्रवाई की जाती है उसको बोलते हैं सकारात्मक कार्रवाई। जैसे कि आरक्षण, सरकारी नौकरियों में आरक्षण, शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश लेने के मौके पर आरक्षण, ये सकारात्मक कार्रवाई है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को आरक्षण, ये सकारात्मक कार्रवाई है जो राज्य कर रहा है कमजोर पिछड़े वर्गों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एफर्मेटिव एक्शन, एफर्मेटिव एक्शन। तो सकारात्मक कार्रवाई यानी जो एफर्मेटिव एक्शन है ये लोकतंत्र का एक घटक है, लिबरल डेमोक्रेसी का, भारत में भी है। आर्थिक स्तर पर देखें तो प्रगतिशील करारोपण यानी कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन ये होता है कि राज्य जो करारोपण करता है उसमें कम आय वाले से कम दर पर कर लिया जाता है, और जैसे जैसे आय बढ़ती है तो कर वसूलने की दर बढ़ती चली जाती है। इससे ये होता है कि जिसकी आय कम होती है उस पर कर का भार कम पड़ता है, और जिसकी आय ज़्यादा होती है उस पर तुलनात्मक रूप से कर का भार ज़्यादा पड़ता है। इसको बोलते हैं प्रगतिशील करारोपण यानी कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। तो प्रोग्रेसिव जो टैक्सेशन है ये लोकतंत्र का एक घटक है। इससे क्या सुनिश्चित होता है? इससे ये सुनिश्चित होता है कि राज्य जो है वो लोक कल्याणकारी राज्य की भूमिका निभाते हुए आय की असमानता को थोड़ा कम करने की कोशिश कर रहा है, मैनेज करने की कोशिश कर रहा है, यानी वो आय का पुनर्वितरण कर रहा है, इनकम को रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहा है डेमोक्रेटिक तरीके से, लॉजिकल वे में, संविधान द्वारा दी गई अनुमति के अंतर्गत, संविधान की भावना के अंतर्गत, विदाउट एनी फोर्स, कानूनी तरीके से। तो आय का पुनर्वितरण ये भी लिबरल डेमोक्रेसी का एक घटक है। सक्रिय नागरिक समाज, एक्टिव सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी का अर्थ समझ लेते हैं। सिविल सोसाइटी का अर्थ होता है ऐसे लोग और ऐसी संस्थाएं जो सरकार का भाग नहीं है। एनजीओ आपने सुना होगा, गैर सरकारी संगठन वगैरह, वो सब इसी में आते हैं, नागरिक समाज में। नागरिक समाज में तो नागरिक समाज जो है उसका एक तो आकार बड़ा होना चाहिए, एक वो पॉलिटिकली एक्टिव होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। उससे
लोकतंत्र मजबूत होता है, लोकतंत्र परिपक्व होता है, सत्ता से सवाल पूछे जाते हैं, सत्ता को जवाब देने पड़ते हैं, सत्ता की अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित होती है। और अंतिम घटक है जागरूक व सक्रिय नागरिक। नागरिक का जागरूक और सक्रिय दोनों होना जरूरी है, और नागरिक को जागरूक और सक्रिय बनाने में भूमिका है कई सारे घटकों की, जैसे मीडिया की भूमिका है, नागरिक समाज की भूमिका है, गैर सरकारी संगठनों की भूमिका है, राजनीतिक दलों की भूमिका है, जन आंदोलनों की भूमिका है, दबाव समूहों यानी प्रेशर ग्रुप्स की भी भूमिका है। अब यहां पे एक और घटक है जो मैं भूल रहा हूं, वो है रूल ऑफ लॉ। यानी कानून का शासन। लिबरल डेमोक्रेसी में कानून का शासन होता है, कानून की नज़र में हर कोई बराबर होता है, और अगर कानून के अंतर्गत किसी को डिफरेंशिएट किया भी जाता है नागरिकों को, तो वो तर्क के आधार पर किया जाता है। रूल ऑफ लॉ हो गया। इसके अलावा राजनीतिक दल, राजनीतिक दलों की मौजूदगी वो एक घटक होता है लिबरल डेमोक्रेसी का। हालांकि मजबूत विपक्ष की जब बात हमने करी तो मजबूत विपक्ष में ही आ जाएंगे आपके राजनीतिक दल। तो हमने लोकतंत्र के ये सभी घटक देखे। आप आगे कभी भी अपनी स्टडी करोगे, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ोगे, तो भारत के संदर्भ में इन सभी घटकों पर नजर रखना, जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होती चलेगी कि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, कहाँ पे हम आगे बढ़ रहे हैं, कहाँ पे हम परिपक्व हो रहे हैं, कहाँ पे हम जो है कमजोरी दिखा रहे हैं, हमारी दिशा क्या है, हमारी दशा क्या है, कौन भारत के लोकतंत्र को मजबूत कर रहा है, कौन भारत के लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। लोकतंत्र की एक बहुत ही प्रसिद्ध परिभाषा है, या कि कहें कोट है, इससे आप परिचित होंगे। लोकतंत्र एक ऐसी सरकार होती है जो ऑफ द पीपल, बाय द पीपल और फॉर द पीपल होती है। यानी कि लोगों के द्वारा और लोगों के लिए सरकार। आप कमेंट करके मुझे बताइए कि किसने दिया था ये कोट, लोकतंत्र के बारे में ये किसने कहा था कि लोकतांत्रिक सरकार वो होती है जो लोगों के लिए, लोगों के द्वारा और लोगों की सरकार होती है। धर्मेंद्र कुमार, राधा जी, रिंकू राजपूत। ये अब्राहम लिंकन का कथन है। अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के प्रसिद्ध राष्ट्रपति थे। भारत के संदर्भ में देखें तो भारत का जो लोकतंत्र है वो ऑफ द पीपल है। ये आप इससे समझ सकते हैं कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में अगर आप जाएंगे तो उसमें लिखा मिलेगा, हम भारत के लोग अपनी संविधान सभा के माध्यम से इन इन सिद्धांतों के आधार पर, इन इन लक्ष्यों के आधार पर भारत को यह संविधान समर्पित करते हैं, अर्पित करते हैं, स्वीकार करते हैं। ठीक है, तो यानी कि भारत के लोग अपनी संविधान सभा के माध्यम से भारत का संविधान बना रहे हैं और उसको स्वीकार कर रहे हैं। इससे क्लियर है कि भारत की जो सरकार है वो लोगों की सरकार है। संप्रभुता जो है वो लोगों में है। लोकप्रिय संप्रभुता का कॉन्सेप्ट है, संप्रभुता जनता में है। सरकार की जो प्रामाणिकता का स्रोत है वो जनता है। भारत की जो सरकार है, भारत का जो सिस्टम है वो लोगों के द्वारा कैसे है। देखिए, लोगों ने संविधान बनाया, संविधान सभा के माध्यम से इम्प्लीमेंट किया। उसके बाद जो हमारा देश है इसके तंत्र को, लोकतंत्र को चला कौन रहा है? दो तरह के लोग।
या तो वे लोग जो निर्वाचित होकर आते हैं चुनाव के माध्यम से, या वे लोग जो प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से सेलेक्ट होकर आते हैं, यानी जो इलेक्ट होकर आते हैं और जो सेलेक्ट होकर आते हैं। और दोनों ही कौन हैं? भारत के ही तो नागरिक हैं। भारत का नागरिक निर्वाचित होकर सरकार का हिस्सा बन सकता है, भारत का ही नागरिक किसी प्रतियोगी परीक्षा को पास करके सरकार का हिस्सा बन सकता है। तो भारत के ही लोग हैं जो या तो निर्वाचित हो रहे हैं या तो सेलेक्ट हो रहे हैं, और वो जो है सरकार चला रहे हैं। यानी भारत की जो सरकार है वो लोगों के द्वारा चलाई जा रही है। ठीक है, लोगों के लिए। क्या भारत की सरकार लोगों के लिए चलाई जा रही है? बिल्कुल। भारत का लोकतंत्र, भारत का संविधान, भारत की राजनीतिक व्यवस्था लोगों के लिए, भारत के लोगों के लिए ही तो कार्य करती है। भारत के नागरिकों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। लोक कल्याणकारी राज्य है जो भारत के नागरिकों के कल्याण के लिए ही तो कार्य करता है। जितने भी इंस्टीट्यूशन है, सरकार की संस्थाएं हैं, वो जनहित में ही तो कार्य करती हैं। तो कुल मिलाकर अगर ज्यादा डिटेल में ना भी जाया जाए तो भारत का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, भारत का जो संविधान है, उसने जो व्यवस्था स्थापित करी है वो अब्राहम लिंकन के इस कोट के आधार पर हम उसको डेमोक्रेसी एक्सेप्ट कर सकते हैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। यानी भारत का जो सिस्टम है वो ऑफ द पीपल भी है, बाय द पीपल भी है और फॉर द पीपल भी है। ओके बच्चों, आज की क्लास में बस इतना ही। हालांकि लोकतंत्र के और भी कई पहलू हैं जो मैं आज की क्लास में करा नहीं पाया, लेकिन फिर भी हमने काफ़ी पढ़ा, लोकतंत्र को काफ़ी जाना, पूरी दुनिया में जो पॉलिटिकल सिस्टम एप्लीकेबल हैं उनको हमने समझा, जाना बेहतर तरीके से, कंपेयर किया, तुलनात्मक अध्ययन किया, एनालिसिस किया। अपने देश का सिस्टम कैसा है, भारत का संविधान ने कैसा सिस्टम इंप्लीमेंट किया है उसको समझा। शक्ति के विकेंद्रीकरण पर वो आधारित है, ये आज हमने प्रूव कर दिया। इसके अलावा उदारवादी लोकतंत्र यानी लिबरल डेमोक्रेसी, जिसका एक रूप हमारे देश में संसदीय लोकतंत्र के रूप में प्रचलित है, उसके क्या क्या घटक हो सकते हैं, हमने काफ़ी लंबी सूची जो है घटकों की वो पढ़ी, समझी, एनालिसिस किया उसका। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि लोकतंत्र को लेकर आपकी जो अंडरस्टैंडिंग रही होगी इस क्लास से पहले, वो इस क्लास के बाद अच्छी हुई होगी, बेटर हुई होगी। और आप लोग अपने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि लोकतंत्र पर ये जो कक्षा रही हमारी आज की, ये आपको कैसी लगी। ठीक है बच्चों, नमस्कार, अगली क्लास में मिलते हैं। नमस्कार।